हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे और इसकी लयबद्ध कविता मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जब आप पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको इसकी व्याख्या समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए पहले हम पंत जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है वो अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक गांव में हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को। तो जन्म के 6 घंटे बाद ही क्या हुआ था, इनकी माँ का निधन हो गया। इनका लालन पालन जो है फिर क्या हो गया, इनकी दादी ने किया था। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। इनकी दादी और पिता ने मिलकर के इनका नाम गोसाई दत्त रखा। वह जो है गंगा दत्त पंत, जो कि इनके पिताजी का नाम है, उनकी 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा चले गए ये, और यहाँ पर जब इनका एडमिशन स्कूल में कराया गया तो यहाँ पर इनका नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत जो है वो रख दिया गया। 1918 में मजले भाई के साथ काशी चले गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लग गए। वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी और मेयर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस दौरान महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था कि विदेशी चीज़ों का परित्याग करने के लिए। इस पर उन्होंने उनकी बात मान करके जो है महाविद्यालय में जो है पढ़ाई कर रहे थे उनको छोड़ दिया था और घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन किया। इलाहाबाद में ही उनकी काव्य चेतना का विकास और इन्होंने लिखना शुरू किया। वैसे लिखना तो इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। जब ये 7 साल के थे, कक्षा चौथी में पढ़ रहे थे, तब इन्होंने अपनी पहली रचना लिखी थी और उसके लिए उनको जो है स्कूल में पुरस्कार भी मिला था। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको आ गई और उनकी मृत्यु जो है वो 28 दिसंबर 1977 को हो गई। तो देखिए इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हुई हैं, बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। भाषा शैली कैसी थी इनकी? अत्यंत सरस एवं मधुर भाषा शैली थी। ज़्यादातर इन्होंने जो है प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली भी अपनाई है, यानी इनकी जो कविताएं हैं उनको आप अच्छे से गा सकते हैं। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। तो देखिए पर्वत प्रदेश में पावस, इसमें कवि ने क्या बताया है कि देखिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उसको पहाड़ों पे जाने का मन ना करता हो। हर व्यक्ति को पहाड़ों पे जाने का, वहाँ के दृश्यों को देखने का मन करता है। तो जैसे इनकी जो कविता है उसको जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जिस जगह पर आप कविता पढ़ रहे हो, क्लास में, घर पर या कहीं भी, तो आपको लगेगा कि आप उस प्रदेश में पहुँच गए हो, यानी पर्वतीय प्रदेश का आप जो है आनंद उठा रहे हो। तो इस कविता में कवि ने जो वर्षा ऋतु होती है, तो पर्वत प्रदेशों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु किस तरीके से होती है और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु होने से वहाँ की प्रकृति में पल पल बदलाव हो रहे हैं। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं कि जैसे कभी तो बादल छा जाते हैं, कभी बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। तो पहाड़ों का ये दृश्य देखने में कितना आनंदित प्रतीत होता है, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया हुआ है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द मेखलाकार। मेखलाकार मतलब करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, जो पहाड़ के आकार की ढाल होती है, ऊंची चोटी से जब हम नीचे देखते हैं तो वो दृश्य जो है कितना सुंदर दिखाई देता है। तो कवि कह रहे हैं कि पर्वतों की श्रृंखला जो है मंडप का आकार लिए हुए अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े हुए देख रही है, यानी प्रकृति का जो चित्रण वो कर रही है। देखिए अपने सहस्त्र दृग सुमन, दृग सुमन का यहाँ पर मतलब होता है पुष्प रूपी आंखें। दृग मतलब आंखें, सुमन मतलब
पुष्प, अवलोक का मतलब देखना। तो कवि क्या कह रहा है कि पर्वतों की श्रृंखला जो है अपने पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े हुए, यानी कि पहाड़ों पर बहुत सारे फूल होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब फूल क्या बन गए हैं, नेत्र बन गए हैं। पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़े जो है अपने नीचे देख रहा है, यानी पहाड़ों की चोटी से नीचे देखने का आनंद किस तरीके से आता है वो कवि यहाँ पर बता रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब पर्वत के चरणों में पला हुआ है, नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि क्या कह रहा है, नीचे जल में जब ऊपर की चोटी से हम नीचे देखते हैं तो नीचे क्या हुआ है, जो पहाड़ों से जो झरने निकलते हैं उनका पानी यानी तालाब जो है नीचे दिख रहा है। तो पर्वतों में उगे हुए जो है फूल कैसे लग रहे हैं, पर्वतों में उगे हुए फूल कवि को पर्वत के नेत्र जैसे लग रहे हैं, जिनसे पर्वत दर्पण समान, पहाड़ क्या है, दर्पण के समान तालाब में अपनी विशालता और सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। यानी पर्वत जो है वो अपनी विशालता को कहाँ देख रहा है, तालाब के जल में जब वो फूल दिखाई देते हैं तो उस समय का वर्णन यहाँ पर कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़ जो है वो अपनी सुंदरता को किस में देख रहे हैं, तालाब में देख रहा है, अपने सौंदर्य का अवलोकन कर रहा है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि गिरिका गौरव गाकर झरझर, यानी झरने जो हैं वो क्या करते हैं, गिरिका यानी पहाड़ों के गौरव का गुणगान करते हुए झरझर बह रहे हैं। यानी झरझर की जो आवाज़ होती है वो ऐसा लग रहा है कि झरने जो है पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो इनके झरनों की जो करतल ध्वनि होती है ऐसा लग रहा है वो ताली बजा बजा करके नस नस में उत्साह का संचार कर रहे हैं। यानी जब वो झरने की आवाज़ सुनाई देती है ना तो मन में एक अलग तरीके का उत्साह जो है वो छा जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग भरे झरने है ना, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो पर्वतों पर बहने वाले जो झाग भरे जो झरने होते हैं वो कवि को कैसे लग रहे हैं, मोती की लड़ियों के समान लग रहे हैं। जो झरने हैं वो ऊपर से जब नीचे पानी गिरता है तो कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है कि मोती गिर रहे हैं। तो कवि को कैसा लग रहा है, मोती की लड़ियों के समान वो झरने लग रहे हैं, जिनसे पर्वत की सुंदरता में और निखार आ जाता है। पर्वतों की जो सुंदरता है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नव पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। पर्वतों पर खड़े हुए अनेक वृक्ष, गिरिवर यानी पहाड़, गिरिवर पहाड़ पर जो वृक्ष हैं है ना, पहाड़ पर जो वृक्ष हैं वो कैसे लग रहे हैं, पर्वत पर खड़े अनेक वृक्ष कवि को ऐसे लग रहे हैं कि मानो वे पर्वत के हृदय से उठकर ऊंची आकांक्षाएं, यानी मन में ऊंचा रहने की आकांक्षा, उच्चाकांक्षा का मतलब क्या होता है, ऊंचा रहने की इच्छा, ऊंचा रहने की आकांक्षा। तो मतलब जो पहाड़ पर जो पहाड़ पर जो वृक्ष हैं वो कैसे लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मान लो ऊंची आकांक्षाएं लिए अपलक और स्थिर होकर शांत रूप से आकाश को देख रहे हैं तथा थोड़े चिंतित भी मालूम हो रहे हैं। मतलब पहाड़ आपको पता है कि पहाड़ों पर जो है कितने ऊंचे ऊंचे शाल वगैरह के वृक्ष होते हैं। तो पहाड़ों पर जो वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो आकाश की तरफ यानी ऊंचा उठने की आकांक्षा लिए हुए आकाश की तरफ जो है वो देख रहे हैं। अनिमेष मतलब एकटक, अटल मतलब स्थिर रहते हुए, कुछ चिंतामन, एकटक कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चिंतित मालूम हो रहे, चिंता में डूबे हुए वे आकाश की तरफ देख रहे हैं। आगे देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर।
तो उड़ गया अचानक लो भूदर, भूदर का मतलब होता है यहाँ पर पहाड़, ठीक है। और पारद, पारद का मतलब होता है पारा, पारद के पर यानी कि पारे के समान श्वेत एवं चमकीले पंख, पर मतलब पंख। तो पल पल बदलते इस मौसम में कवि क्या कह रहा है कि पल पल जब ये मौसम बदल रहा है तो अचानक बादलों के आकाश में छाने से कवि को ऐसा लग रहा है कि पर्वत जैसे गायब हो गए। कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश की धरती पर, आकाश जो है वो धरती पर टूट करके आ गिरा हो। उड़ गया अचानक लो भूदर, यानी पहाड़ ऐसा लग रहा है कि उड़ गया है, बादल छा गए हैं ना तो पहाड़ दिख नहीं रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पहाड़ उड़ गए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो धरती पर टूट करके जो है आकाश जो है वो नीचे आ गिरा है। केवल झरनों का शोर ही सुनाई दे रहा है, रवशेष रह गए हैं निर्झर, यानी कि रवशेष यानी कि केवल आवाज़ का रह जाना, केवल आवाज़ सुनाई दे रही है और चारों ओर शांत वातावरण है। तो कवि क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है बादलों के छा जाने से सिर्फ झरनों की आवाज़ सुनाई दे रही है और एकदम शांति सी छा गई है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा लग रहा है बादलों, और ये सब कौन कर रहा है, बादल आ गए हैं पहाड़ों पर। उस समय का दृश्य कवि जो है यहाँ पर बता रहा है कि जो है तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता धुआं ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। मौसम के ऐसे रौद्र रूप को देख करके शाल के वृक्ष, जो पहाड़ों पर शाल के लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं, वृक्ष जो है डर करके धरती में धंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो शाल के वृक्ष हैं, धंस गए धरा में सभय शाल, ऐसा लग रहा है कि जो शाल के पेड़ हैं वो ऐसे दृश्य देख करके डर के मारे जो है धरती में धंस गए हैं। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ऐसा लग रहा है कि इंद्र भी अपने बादल रूपी विमान में सवार होकर के इधर उधर अपना खेल दिखा रहे हैं। तो आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।